नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी, मेरा आखिरी आशियाना का चौथा भाग। इसके पहले आपने सुना कहानी की नायिका का ऑफिस में उसके अधिकारी उससे परेशान करते हैं। उसका शोषण करने के उद्देश्य से उसके सामने तरह तरह के समस्याएं खड़ी करते हैं जिससे वह सरेंडर कर दे। उनकी इन हरकतों से वह बहुत परेशान हो जाती है, बहुत चिंतित रहती है, इतना कि रातों को नींद भी उसकी गायब हो गई है। अब आगे सुनिए क्या होता है। ऑफिस के पास पहुंचते ही मेरी आधी जान ऐसे ही निकल जाती थी। खुर्राट ने 2-3 दिन में ही मेरी हालत समझ ली तो बोला, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबके लिए बुरा आदमी नहीं हूँ। अगर इतना ताव ना रखूँ तो यह साले जीना हराम कर देंगे। साले नौकरी भी खतरे में डाल देंगे, ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे। शुरुआती 2 हफ्ते उसने मुझसे कोई काम लिया ही नहीं, ना ही कोई बात करता था। काम उसके पास ज़्यादा था तो उसका सिर झुका ही रहता था, उसी में जुटा रहता था। मैं बेकार बैठे बैठे बोर हो जाती थी। मुझे लगा ये तो मुझे वर्क लेस करके ही मेरी नौकरी खतरे में डाल देगा। एक दिन बड़ा डरते डरते मैंने उससे काम सिखाने के लिए कहा तो वह बोला, मैं जानता हूँ खाली बैठे बैठे आप बोर हो जाती हैं, 1-2 दिन रुक जाइए फिर बताता हूँ आपको। उसकी बात से मुझे बड़ी राहत मिली। उसने सच में 2 दिन बाद मुझे काम बताना शुरू किया। बताने का ढंग अच्छा था तो जल्दी ही काम समझ में आने लगा। 2 महीना बीतते बीतते उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया था। इस दौरान मुझे समझ में आया कि यह तो वैसा है ही नहीं जैसी इसकी इमेज है। यह तो एक सहृदय आदमी है। बेवजह लोग इसे झगड़ालू, खुर्राट न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। मैं भी कितना डर रही थी। जल्दी ही हमारे बीच जो डर का माहौल था वह खत्म हो गया, मगर मेरे लिए नई समस्या पैदा हो गई कि जब काम सीख लिया तो मेरा काम बढ़ता ही गया। रोज़ ऑफिस से निकलते निकलते 7-8 बज जाते, घर 9 बजे तक पहुंच पाती। अम्मा बहुत परेशान हो जाती। मैं लाख मना करके जाती लेकिन वह कुछ न कुछ खाना बना ही लेती। मुझे डर लगता कि अब उनके हाथ पैर ठीक से चलते नहीं, लेकिन वह मानती नहीं। कहती, तुम दिन भर की थकी मांदी आती हो, खाना क्या बनाओगे। कहती वह सही थी। घर पहुंचकर 1 गिलास पानी भी उठाकर पीने की हिम्मत नहीं रह जाती थी। लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहती थी कि अम्मा गैस चूल्हा ऑन करें। मैं पानी, नाश्ते का सारा सामान उनके पास रख कर जाती थी कि मेरे आने तक वह नाश्ता वगैरह कर लिया करें। लेकिन वह ना मानने वाली थी तो ना मानी। आखिर एक दिन गिर पड़ी। घुटने कोहनी में कई जगह चोट आ गई। अंततः मैंने खुर्राट सर से कहा कि ऑफिस का कुछ काम छुट्टियों में घर ले जाकर कर लिया करूँगी। शाम को मुझे 5 बजे तक छुट्टी दे दिया करिए। उसने कंप्यूटर के मॉनिटर पर आंख गड़ाए गड़ाए ही कहा, देखिए मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी आपसे 5 बजे के बाद रुकने के लिए नहीं कहा। जब रुकने के लिए कहा नहीं तो कभी जाने के लिए भी नहीं कहूँगा कि आप 5 बजे तक यहाँ से चली जाया करें। जो काम है आपके सामने कितना इम्पोर्टेंट है वो आप भी जानती हैं। आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि करना क्या है। आपको कोई काम घर ले जाने की इजाज़त नहीं है। उसके इस जवाब से मैं एकदम सख्ते में आ गई। उससे ऐसे जवाब की मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मैं कुछ देर तक हतप्रभ सी उसे देखती रह गई, मगर वह अपने काम में बिजी रहा। उसकी कठोरता और अमानवीय जवाब से मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन जानती थी कि आज की तारीख में इनका कोई मोल नहीं है, तो जल्दी ही उन्हें पूछ लिया। उस दिन भी रात 10 बजे घर पहुंची। बहुत रोई। मन में आया कि छोड़ दूं नौकरी, लेकिन फिर सोचा कि कैसे चलेगी ज़िंदगी। हाउस लोन की किस्तें कहाँ से भरूंगी, नहीं भरूंगी तो रहने का ठौर भी चला जाएगा। जो भी हो, जैसे भी हो, अगर ज़िंदगी चलानी है तो नौकरी करनी ही होगी। फिर संडे को मैंने पहला काम किया कि एक बाई ढूंढ कर लगाई जो चौका बर्तन खाना पीना सब कर दिया करे। होम लोन की किस्तें देने के बाद जो पैसा बचता था उसे देखते हुए बाई लगाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने बाकी खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती करके लगाया। खुर्राट पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस पर जाहिर नहीं होने दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीते होंगे कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ आ गया। काम का बोझ एकदम बढ़ गया। सीनियरों का हम दोनों को टार्चर करना ही मकसद था, तो कहने को भी कुछ और हेल्पिंग हैंड नहीं दिए गए। मैं 8-9 बजे के पहले ऑफिस से नहीं निकल पा रही थी।
एक दिन 8 बजे निकली तो बाहर एक टेम्पो नहीं दिख रहा था। एक दिन 8 बजे निकली तो बाहर एक टेम्पो नहीं दिख रहा था। इंतजार करते करते थक गई, कोई ऑटो तक नहीं दिख रहा था। करीब 1 घंटा बीता होगा कि एक बाइक तेजी से आगे निकली, फिर कुछ दूर आगे जाकर झटके से रुक गई और वापस मुड़कर तेजी से मेरे पास आकर रुकी। मैं डरी, कुछ समझती कि खुर्राट की आवाज़ आई। अरे आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? वह हेलमेट लगाया था इसलिए पहचान नहीं पाई थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों आज टेम्पो ऑटो दिख नहीं रहे, पास होता तो रिक्शा कर लेती। उसने पूछा जाना कहाँ है? मैंने कॉलोनी का नाम बताया तो वह बोला अरे वही तो मैं रहता हूँ, आपने कभी बताया नहीं कि आप इतनी दूर से आती हैं। खैर आज तो आपको कोई टेम्पो नहीं मिलने वाला क्योंकि दोपहर से ही यह सब हड़ताल पर है। क्यों है पता नहीं, पैसेंजर ज़्यादा होने के कारण सारे ऑटो उसी रोड पर जा रहे हैं जिस पर उन्हें आने जाने दोनों तरफ से सवारियाँ मिल रही हैं। इसलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ दूँगा, नहीं यहीं खड़ी रह जाएंगी। मैं असमंजस में पड़ गई। बाइक पर शादी से पहले भाइयों के साथ ही कभी कभार बैठी थी, चली थी। शादी हुई तो कुछ दिन उस उठाई गई पति के साथ उसी राजदूत बाइक पर जिसे बाबूजी ने शादी में दिया था, बड़े शौक से कि उनका दामाद और बिटिया मोटरसाइकिल से चलेंगे। उस समय दहेज में बाइक का दिया जाना मायने रखता था। अब इतने दिनों बाद इतनी उम्र में एक पराये पुरुष के साथ बाइक पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, वह भी खुर्राट के साथ, जो अब हेलमेट उतार कर बात कर रहा था। मुझे असमंजस में पड़ा देखकर बोला इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, स्थिति को समझने की कोशिश करिए। इस समय कोई भी साधन नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत हो गई तो जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी कि इतनी देर क्यों ऑफिस में। खुर्राट आगे दोनों सीनियरों को गाली देते हुए बोला सारे ना जाने क्या क्या तमाशा कर दें, कोई ठिकाना नहीं उनका, बाकी जैसी आपकी इच्छा। मैं चलने के लिए कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। स्थिति को देखते हुए मुझे भी लगा कि यह सही कह रहा है, इसके साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। विवश होकर उसके साथ घर को चल दी, मगर कुछ दूर चलने के बाद उसने बाइक रोक कर कहा देखिए कुछ और मत समझ लीजिएगा, एक्चुअली मुझे इस तरह बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है। आप मेरी तरह दोनों तरफ पैर करके बैठ जाइए, आसानी होगी, गाड़ी बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए फिर एक और धर्म संकट, मगर विवश होकर बैठना पड़ा। भाइयों के साथ भी कभी उस तरह नहीं बैठी थी। मैं बड़ा ऑड फील कर रही थी। मैं रास्ते भर उससे गैप बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन सब बेकार। वह जैसे ही ब्रेक लेता मैं वैसे ही उससे टकरा जाती। बड़ा अजीब लग रहा था। शुरू में मुझे लगा कि खुर्राट जानबूझकर तेज ब्रेक लगा रहा है, मगर कुछ ही देर में यकीन हो गया कि नहीं, वह संभाल कर चल रहा है। तेज भी नहीं चल रहा है, मगर मैं ही बैठने की अभ्यस्त नहीं हूँ, इसलिए संभल नहीं पा रही हूँ। मैं दोनों हाथ पीछे करके बाइक की सपोर्टिंग रॉड को पूरी ताकत से ऐसे पकड़े हुए थी जैसे कि बाइक मेरे पैरों के बीच से आगे निकल जाएगी और मैं सड़क पर गिर जाऊंगी। घर करीब आने पर सोसाइटी की खराब सड़क के कारण लाख कोशिशों के बाद भी मैं बार बार खुर्राट से इतना ज़्यादा टच हो रही थी कि शर्मिंदगी के मारे आंसू आ गए। मन में आया कि बाइक से कूद जाऊं नीचे, मगर विवश थी। मैं उसे घर तक नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए घर से थोड़ा पहले ही उतर गई। घर पहुंची तो अम्मा रोती मिली। एक तो रोज से ज़्यादा देर हो गई थी, दूसरे वह बार बार मोबाइल पर फ़ोन कर रही थी। बाइक पर मैं रिंग सुन नहीं पा रही थी। उन्हें समझाया अम्मा ऐसे परेशान ना हुआ करो, इतनी दूर घर लेकर बड़ी गलती कर दी है। काम कितना ज़्यादा है वह भी बता ही चुकी हूँ। मैंने उन्हें टेम्पो की हड़ताल वगैरह सब बता दिया, सारे कारण गिना दिए, लेकिन यह नहीं बताया कि खुर्राट के साथ आई हूँ। मैंने सोचा कि इससे कहीं वह बेवजह तनाव में ना आ जाए। उस दिन मैं बड़ी देर तक जागती रही। मुझे लगा कि खुर्राट के स्पर्श का ख्याल आते ही मुझमें अजीब सा रोमांस पैदा हुआ है, जा रहा है, और कुछ तनाव भी। अगले दिन उसने मुझसे फिर कहा आपको मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत ना हो तो साथ ही चलिएगा, बेवजह इतनी प्रॉब्लम फेस करती हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, चली जाऊंगी। बातचीत के दौरान ही उसने बताया मैं चाचा के यहाँ रहता हूँ। चाचा अपने परिवार के साथ अयोध्या में रहते हैं। मकान में एक किराएदार है। एक पोर्शन चाचा ने मुझे दे रखा, कोई किराया नहीं देना होता है, इसलिए वहाँ रहता हूँ। खाना पीना किराएदार बना देता है, हर महीने उसे पैसा दे देता हूँ। उस दिन के बाद मैंने देखा कि वह बातचीत में पहले की अपेक्षा ज़्यादा साफ हो गया है।
मगर काम धाम के मामले में कोई परिवर्तन नहीं था, जिसके चलते अक्सर ज़्यादा देर होती ही रही। मजबूर होकर घर वापसी उसके साथ ही करनी पड़ती थी। टेम्पो से जाने में होने वाली दिक्कतों से आराम मिला तो धीरे धीरे मेरा भी मन करता चलो चले चलते हैं। कुछ दिन में यह रेगुलर हो गया। मैं घर से कुछ पहले ही उतर जाती, सुबह टेम्पो से ही जाती। उसका साथ, उसका स्पर्श, उसकी ढेरों बातें मुझे रोज ही देर तक रोमांचित करती रहती थी। फिर सोचती मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, इन सब बातों का मेरे लिए क्या मतलब है। मेरा उसका क्या मेल हुआ। एक होनहार अच्छी नौकरी वाला व्यक्ति है। उसके घर वालों ने उसको लेकर बहुत से सपने संजोए रखे होंगे। एक दिन जब वह साथ चला ऑफिस से तो घर चलने की जिद कर बैठा। मैं बड़े असमंजस में पड़ गई, कैसे मना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर ले आई, माँ से मिलवाया। माँ के पैर छूकर वह ऐसे बतियाने लगा जैसे न जाने कितने दिनों से परिवार का सदस्य है। उसने मिनट भर में बता दिया कि हम दोनों साथ साथ काम करते हैं, रोज साथ आते हैं। यह भी उलाहना दे दिया कि मैं सुबह बेवजह तकलीफ उठाती हूँ, मैं उसके साथ नहीं जाती। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह भी कह दिया कि इतने दिनों से साथ आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी यह नहीं कहा कि घर चलिए एक कप चाय पी लीजिए। मैं कहीं घर ना आ जाऊँ इसलिए रोज़ घर से पहले ही उतर जाती हैं। लेकिन मैं ही आज बेशर्म बन गया कि जो भी हो आज घर चलूँगा, आपसे मिलूँगा। यह अक्सर आपके बारे में बातें करती हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर इन्हें बड़ी चिंता रहती है ऑफिस में, लेकिन इनका मन यही आप पर लगा रहता है। उस समय वह ऑफिस वाला खुर्राट नहीं लग रहा था। आश्चर्य मुझे यह हो रहा था कि अम्मा भी उसे बेटा बेटा कहकर ऐसे बात कर रही थी जैसे सच में उनका बेटा है और बरसों बाद वह कहीं बाहर से आया है। मैं चाय नाश्ता ले आई तो वह अपने हाथों से उसे दिया उन्होंने। खुर्राट ने एक झटके में वह सारी बातें अम्मा को बता दी थी जिन्हें मैंने कभी नहीं बताया था। मैं भीतर ही भीतर डर रही थी कि अम्मा न जाने क्या सोच रही होंगी, मुझे क्या समझ रही होंगी। उसके जाने के बाद मुझे कितनी गालियाँ देंगी, कुछ कह पाना मुश्किल है। कहीं गुस्से में ऑफिस जाना ही न बंद कर दे। खुर्राट पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन कह रही थी कि यह जितनी जल्दी चला जाए यहाँ से उतना ही अच्छा है। अब जो भी हो जाए इसके साथ कभी नहीं आऊँगी, चाहे सारी रात बाहर ही क्यों ना बितानी पड़ जाए। जब वह उठकर जाने लगा तो मेरा मन और भी ज़्यादा घबराने लगा कि अब अम्मा से डांट खाने का समय आ गया है। आश्चर्य नहीं कि हाथ भी उठा दे। मैं गेट बंद करके जब अंदर कमरे में आने लगी तो मैंने महसूस किया कि मेरे पैर काँप रहे हैं। वह इतने भारी हो गए हैं कि उठ ही नहीं रहे। एक एक कदम बढ़ाने में पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। जब अम्मा के सामने पहुंची तो ऐसे काँप रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा टीचर के सामने काँपता है। चेहरे पर पसीने का गीलापन साफ महसूस कर रही थी। अम्मा के सामने चाय नाश्ते के रखे बर्तन उठाने को झुकी तो अम्मा की अनुभवी आंखों से अपनी हालत छिपा नहीं सकी थी। अम्मा बोली, क्या हुआ, तुम इतना पसीना क्यों आ रहा है, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने बहुत मुश्किल से जवाब दिया था, हाँ अम्मा तबीयत ठीक है, थकान बहुत है बस। खाना खाते समय अम्मा ने खुर्राट के बारे में तमाम बातें पूछ डाली। कौन है, कहाँ का है, माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, तुमने इतने दिनों तक कुछ बताया क्यों नहीं। दबे शब्दों में अम्मा ने कुछ और भी ऐसी बातें पूछी जिनका सीधा मतलब था कि हमारे उसके बीच कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो नहीं है। मैंने उनकी हर बात का जवाब दे दिया था, लेकिन जब खा पी कर लेटी तो भी मैं इस बात से निश्चिंत नहीं हो सकी थी कि अम्मा मेरी बातों से संतुष्ट हुई कि नहीं। उनसे इस स्थिति के बारे में कोई बात नहीं कर सकी जिसे मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि उसका साथ स्पर्श मुझे क्यों अच्छा लगता है। अकेले होने पर वही दिलो दिमाग पर क्यों छाया रहता है। रोज अच्छा खासा समय सोने से पहले उसी को सोचने में क्यों बीतता है। एक अजीब तरह की अनुभूति, रोमांच महसूस करती। अगले दिन ऑफिस के लिए निकल रही थी। अम्मा गेट बंद करने के लिए गेट पर आ गई थी, तभी खुर्राट बाइक लिए सामने आ गया। सामने आकर खड़ा हुआ। मैं हक्का बक्का हो गई। पूरे शरीर में सनसनाहट और पसीने का गीलापन महसूस होने लगा। उसने अम्मा को नमस्कार कर कहा, माँ जी आप परेशान ना हुआ करिए, ये मेरे साथ ही आएंगे। अम्मा उसके नमस्कार के जवाब में आशीर्वाद देकर बोली, ठीक है बेटा, संभाल कर चलना, धीरे चलना। सवेरे लेने के लिए उसका इस तरह आना मुझे उसकी दृढ़ता लगा। अम्मा की बात खत्म होने के पहले ही वह बोला,
जल्दी आइए, देर हो रही है। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गई कि बैठूं कैसे। जैसे रोज़ बैठती हूँ उसी तरह दोनों तरफ पैर करके, या फिर आखिर में दोनों पैर एक ही तरफ करके बैठ गई। उसकी तरह नहीं बैठी। घर से कुछ ही दूर एक मोड़ से निकलकर उसने बाइक रोक कर कहा, आप आराम से बैठ जाइए, आप जानती हैं मुझे इस तरह ड्राइव करने में दिक्कत होती है। मैं बिना कुछ बोले उसकी ही तरह बैठ गई। इस तरह उसके साथ रोज ही आना जाना हो गया। अब जिस दिन थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल जाती थी उस दिन वह इधर उधर घूमने फिरने भी साथ लेकर जाने लगा था। होटल में खाना पीना सब होने लगा। इस दौरान वह ऐसी कोई बात नहीं करता था जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके घर परिवार की बात करती तो वह बात बदल देता था। ऐसे में उसके चेहरे पर आने वाले भावों को बड़ी कोशिश कर मैं इतना ही समझ पाती थी कि वह परिवार की बात आते ही चिढ़ जाता है। उसकी बातें ज़्यादातर ऑफिस या फिर फिल्मों के बारे में होती थी। एक बात जरूर थी कि वह अक्सर बात करते करते एकटक मुझे देखने लगता था। मैं सब पका कर पूछती, ऐसे क्या देख रहे हैं? तो वह कहता, कुछ नहीं। जल्दी ही मेरी ज़िंदगी ऐसे ऊहापोह में पड़ गई थी कि मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या कहूँ, क्या हो रहा है। घर बाहर वही हर तरह से दिमाग में घूमता रहता था। बड़ी देर रात तक नींद नहीं आती थी। मैं पूर्व की ही तरह समय को भी बड़ी तेजी से बीतते देख रही थी। एक दिन करीब 12 बजे उसका फ़ोन आया। रात में 12 बजे उसके पहले उसका फ़ोन कभी नहीं आया था, इसलिए मोबाइल में उसका नाम देखकर मैं घबरा गई कि इतनी रात को क्यों फ़ोन किया। जल्दी से कॉल रिसीव की, साथ ही यह भी देखती रही कि अम्मा जाग तो नहीं रही। मैंने हेलो कहा तो वह बोला, आप अभी भी जाग रही हैं? मैंने कहा नहीं, सो रही थी, रिंग हुई तो नींद खुल गई। आपकी कॉल देखकर घबरा गई, क्या हुआ? मैं बात करते हुए घर के एकदम दूसरे कोने में चली गई कि अम्मा कहीं जाग न जाए, बात न सुन ले। वह बोला, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा शायद आप जाग रही हो तो आपसे बातें करूं। मैंने झूठ कहा, नहीं, मैं जल्दी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना होता है। तो उसने कहा, ठीक है, रखता हूँ, सॉरी आपकी नींद खराब की, डिस्टर्ब किया आपको। मुझे लगा कि जैसे यह कहते वक्त उसकी आवाज़ कुछ बदल गई है। मैंने सोचा कि कहीं नाराज़ ना हो जाए तो तुरंत कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, अब जाग ही गई हूँ, आप बात करिए। असल में मेरा मन स्वयं उससे बात करते रहने का हो रहा था, सारी रात बात करने का। मैं बोलते वक्त थोड़ा हड़बड़ा गई थी। उसने तुरंत मुझे रिलैक्स होने के लिए कहा, बोला, फिर तुरंत वही फिल्मी डायलॉग कि आप आज के बाद मुझे सर नहीं कहेंगे, आप मेरा नाम लेकर बुलाएंगे। मैंने तर्क किया लेकिन उसकी जिद के आगे सब फेल। फिर हमारी बातें आगे बढ़ी तो बढ़ती ही गई। उस समय पहले जैसी कोई बात नहीं थी। वह तब जो बातें कर रहा था वह सब पहली बार कर रहा था। मैं जो जवाब दे रही थी, जो कुछ कह रही थी, वह सब भी मैं भी पहली बार कह रही थी। उसने रोमांटिक बातें शुरू की और फिर कुछ ही देर में अंतरंग होता गया। ऐसी रोमांटिक अंतरंग बातें जो जीवन में मैं पहली बार सुन रही थी, जिन्हें मैं कभी सोच भी नहीं पाई थी। मैं रोमांच उत्तेजना के कारण सिहर जा रही थी। मैं आश्चर्यचकित थी कि मेरे बारे में वह ऐसे ख्याल रखता है। वह अब मुझे आपकी जगह तुम बोल रहा था। बीच बीच में उसने मुझे कई बार टोका कि तुम हाँफ क्यों रही हो। तब मेरा ध्यान जाता कि मैं वाकई हाँफ रही हूँ। वह सेकंड दर सेकंड फ्रैंक बोल्ट होता जा रहा था और मैं सम्मोहित सी उसी स्तर पर चढ़ती उतरती चली जा रही थी। शादी की पहली रात के बाद यह दूसरी ऐसी रात थी जिसे मैं चाहकर भी अब भी भुला नहीं पा रही हूँ। मुझे पल पल बीतते समय का यूं तो हमेशा पता रहता है, लेकिन उस रात तो बातों में पता ही नहीं चला कि पल पल करके 3.5 घंटे कैसे बीत गए। मैं जैसे नींद से जागी जब उसने अचानक ही एक बेहद गहरी किस करते हुए कहा, अब तुम सो जाओ स्वीटहार्ट, माय ड्रीम क्वीन, सुबह ऑफिस भी चलना है। उसके विवश करने पर नहीं बल्कि उसके किस करने पर जवाब में स्वतः ही मुझसे भी किस हो गया था। उसने हंसने फिर एक और किस की आवाज़ मुझे सुनाई दी। उसके हंसने फिर एक और किस की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी।
मगर तब मैं गहरी सांस लेकर उसे सिर्फ गुड नाइट कह सकी थी। फोन डिस्कनेक्ट नहीं कर सकी, उसी ने किया। 3.5 घंटे बाद मेरा ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ गया। मैंने महसूस किया कि मैं पूरी तरह पसीने पसीने हूँ। मेरी सांसें उखड़ी हुई थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर आकर लेट गई। अम्मा पर नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में एक गहरी नज़र डाली थी कि वह जाग तो नहीं रही थी। उन्हें देखकर मुझे लगा कि मैं बच गई। अम्मा सो रही हैं। वह मेरी बातें नहीं सुन सकी। 3:30 बज रहे थे। नींद से आंखें कड़वा रही थी। बेड पर लेटी हुई थी लेकिन सो नहीं पा रही थी। उसकी बातें कानों में गूंज रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ। सुबह नींद खुली। ऑफिस का ध्यान आते ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने दीवार घड़ी पर नजर पड़ते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 बज रहे थे। जिंदगी में उतनी तेज उससे पहले और अब तक मैं बेड से कभी नहीं उतरी। मैंने घबराते हुए अम्मा का बेड देखा, वह खाली था। इस बार पैरों के नीचे से जमीन खिसकी नहीं, एकदम से गायब हो गई। मैं गहरे अंतहीन घनघोर अंधेरे कुएं में गिरती चली गई। डर के मारे पूरा शरीर साए साए कर रहा था। 5 बजे उठ जाने वाली अम्मा, जिस दिन मेरी नींद नहीं खुलती थी, उस दिन बड़े प्यार से माथे को सहला सहलाकर उठाने वाली अम्मा, अक्सर माथे पर चूम लेने वाली अम्मा कहाँ है? आज चूमा क्यों नहीं, जगाया क्यों नहीं, उठाया क्यों नहीं? अंदर अंदर कांपती, थरथराते, कपकपाते और घबराते कदमों से हाँफती दौड़ती मैं सारे कमरे, किचन, बाथरूम, हर जगह देख आई। अम्मा कहीं नहीं थी, आंगन में भी नहीं। सीढ़ियाँ दौड़ती फलंगती ऊपर छत पर पहुंची। अम्मा वहाँ भी नहीं थी। मेरा सिर चकराने लगा। धूप छाँव हो रही थी। बादलों के बड़े बड़े टुकड़े इधर उधर हो रहे थे। उनके बीच बीच में से नीला आसमान झांक रहा था। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। मैं जमीन पर बैठे बैठे रोने लगे कि अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मेरे लिए अपने लड़कों, सारे रिश्तेदारों को भी सेकंड भर में त्याग देने वाली अम्मा ने क्या हमारी बातें सुन ली? क्या वह अपनी प्यारी बिटिया को चरित्रहीन मान बैठी हैं? अपने से करीब 20 बरस छोटे आदमी से अंतरंग बातें कर रही थी। या क्या उन्हें घृणास्पद लगा? क्या विकृत ले गई? इतनी ज्यादा घृणास्पद कि मुझसे नफरत कर बैठी। उनका दिल टूट कर बिखर गया। लड़कों, रिश्तेदारों से निराश अम्मा को सारी आशा मुझसे ही थी। उनके सारे सपने मुझसे ही थे, जिसे मैंने लड़कों से भी ज्यादा बुरी तरह तोड़ दिया, कुचल दिया। हर तरफ से हताश, निराश अम्मा। कहीं कुछ अनहोनी, ओह, कहीं उन्होंने कोई आत्मघाती कदम तो नहीं उठा लिया? मैं कुछ मिनट बैठी यही सोचती रही, फिर उठकर नीचे आई, या सोचते हुए कि अम्मा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो मैं भी अभी अभी यहीं जान दे दूंगी। नीचे उतरते हुए मेरे दिमाग में यह भी आया था कि कुर्राट ऑफिस जाते हुए मुझे लेने आया होगा। अम्मा ने उसे दरवाजे से ही भगा दिया होगा। उसके बाद खुद तमाम उन्होंने बातों की भयावह तस्वीरों की आंधी दिमाग में लिए मैं कमरे में पहुंची कि मोबाइल उठाऊं, कुर्राट को फोन करके पूछूं कि उससे अम्मा ने क्या कहा। उसके लिए मन में कई अपशब्द निकल रहे थे कि क्या जरूरत थी इतनी रात को फोन करने की, ऐसी बातें करने की। दिन भर तो साथ रहती हूँ, जितने बातें करनी थी, जैसी भी करनी थी वही कर लेता। इतने दिनों तक तो कैसे है, कितना अच्छा, कैसा जेंटलमैन बना रहा, या तो उन सब से भी साथ निकला। पहले कुर्राट बन अपनी अलग तरह की इमेज का जादू चलाया, इम्प्रेस किया, धीरे धीरे जाल में फंसाता रहा। जब जाल में फंस गई पूरी तरह तो असली रूप में आया, अपनी इच्छा जाहिर कर दी। कैसी कैसी बातें कर रहा था। अकाउंटेंसी की तरह कामुक बातों का भी पूरा पंडित है। उम्र में कितनी बड़ी हूँ, लेकिन कितनी बातें पहली बार जान रही थी, सुन रही थी। कुछ बातें मुझे बड़ी गंदी, घृणास्पद लगी। यह सोचकर मैं हैरान हो रही थी कि मुझे क्या हो गया था कि मैं 3.5 घंटे तक ऐसी बातें सुनती रही। न जाने क्या क्या उसके कहने पर बोलती। ओह छी, घिन आने लगी मुझे। मोबाइल उठाकर मैं कुर्राट को फोन नहीं कर सकी। मैंने सोचा अम्मा ने जो भी किया होगा उसके लिए
अकेले खूंखार जिम्मेदार नहीं है, मैं भी हूँ, मैं ही ज़्यादा हूँ। वह 25-26 का है, जवान है, मैं तो अब 45 की हो रही हूँ। शादीशुदा नहीं परित्यक्ता हूँ, तरह तरह के अनुभव से गुजरी परित्यक्ता हूँ। आदमी की निगाह सेकंड भर में पड़ सकती हूँ, इसे भी तो समझ ही रही थी। सच तो यह है कि मैं स्वयं ही उसके लिए उत्सुक होती जा रही थी, यह जानते हुए भी कि अम्मा बगल कमरे में सो रही हैं और रात में कई बार बाथरूम के लिए उठती हैं, किसी भी समय उठ सकती हैं, बातें सुन सकती हैं। मैं यह सब एक बार भी सोचे बिना कैसी निडरता के साथ बतियाती रही। इतनी बेशर्मी निर्लजता से भरी बातें सुनकर अम्मा के दिल पर क्या बीती होगी। उन पर तो जैसे वज्रपात हुआ होगा, उनका कलेजा फट गया होगा कि जिस लड़की को सबसे ज़्यादा पाक साफ स्वाभिमानी मान मर्यादा वाली समझती रही, वही सबसे ज़्यादा निर्लज निकली। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।